हाँ जी, तो शुरू करते हैं। एस्से 402। देखो इजी एस्से, डिफ़िकल्ट नहीं है, ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा। एस्से 402 है ऑडिटर्स कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एंटिटी क्या होती है, एक बार ध्यान से समझ लो। देखो एक एंटिटी है, जैसे कि फिलिप्स का नाम तुमने सुना होगा। तो फिलिप्स बल्ब बेचती है, बल्ब बनाती है, ट्यूबलाइट्स बनाती है। तो मान लो ये फिलिप्स है, फिलिप्स अपना काम करती है, बल्ब बना रही है, बल्ब बेचती है। अब फिलिप्स को नहीं समझ में आ रहा भैया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, उसके यहाँ निकम्मे लोग आ रहे हैं, काम नहीं करके दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने इन्फोसिस को पकड़ा, उसने KPMG को पकड़ा, उसने EY को पकड़ा, उसने किसी CFM को पकड़ा, उसने बोला सुन भाई तू करा दे यार मेरे अकाउंट्स, मेरे को तो नहीं आ रहे। तो इसने कहा हाँ ठीक है करा देंगे, पैसे लेंगे। कह रहा हाँ ले लियो पैसे। तो अब एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को अपना काम आउटसोर्स कर दिया। अब दूसरी एंटिटी इसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और ये वाली सर्विस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी है ना। अकाउंट्स का पूरा काम इसने आउटसोर्स कर दिया, पेरोल को आउटसोर्स कर दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डाल रही है उसको अगर आउटसोर्स कर दिया तो वो ऑडिटर के लिए कंसिडरेशन में आ जाएगी। क्यों, एक ऑडिटर गया फिलिप्स का ऑडिट करने, उसने कहा भाई तुम बल्ब बना रहे हो। ऑडिटर का काम क्या होता है, अकाउंट्स चेक करना। अब ऑडिटर चेक कर रहा है इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है। अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे उसको पता चला कि भैया आधी चीज़ें तो वो करके देते हैं और आधी चीज़ें ये करते हैं। आधी चीज़ें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करती है, आधी चीज़ें यूजर एंटिटी करती है, मेन एंटिटी करती है। तो अब ऑडिटर ने कहा कि भैया फिर तो मेरे को उसके कंट्रोल्स भी समझने पड़ेंगे, वहाँ जाके समझना पड़ेगा कि भैया वो सही से रिकॉर्ड करते ट्रांजैक्शन को नहीं करते, उनके यहाँ क्या कंट्रोल्स हैं, क्या ऑथराइजेशन के प्रोसीजर है, तभी तो मैं प्रॉपरली ऑडिट कर पाऊँगा। तो ऑडिटर गया, उनने इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कह रहा ये क्या कर रहे हो तुम। कह रहा सुन भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कह रही है जो अकाउंट्स बना रही है, कह रही भाई हम तो 50 कंपनियों के अकाउंट्स बनाते हैं। अगर 50 कंपनियों के ऑडिटर हमारी एंटिटी में रोज सुबह आ जाएं कि भाई डेटा मांगो, एंटिटी का समझाओ, ये वो, हम काम कब करेंगे, अकाउंट्स कब बनाएंगे। तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, हाथ जोड़ो माफ़ करो, हम नहीं घुसने देंगे अंदर। तो ऑडिटर क्या करे, ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं जा पाएगा, नहीं समझ पाएगा, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। 50 कंपनियों को वो काम करते तो 50 ऑडिटर रोज आएंगे तो वो काम कब करेंगे। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक नया ऑडिटर अपॉइंट करती है स्पेशली फॉर दिस, कि हमने एक ऑडिटर अपॉइंट किया, वो हमारे यहाँ के सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सारे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेगा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करेगा, अपनी ओपिनियन देगा और इन सबको बांट देगा कि भाई लो ये चल रहा है इस एंटिटी, ये एक काम करा जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी, और इस तरह से ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। उधर जाके उनकी चीज़ों को नहीं समझता है, उधर एक सर्विस ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, उससे एक रिपोर्ट मांगता है। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि भैया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर एंटिटी को। ठीक है, सर्विस ऑडिटर का कौन होता है, जो एट द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक अश्योरेंस रिपोर्ट देता है ऑन द कंट्रोल्स ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो मेन कंटेंट पे आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई होप तुम्हें बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्या होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चीज़ ICAI स्टडी मैट से उठा रखी है, तुम कभी भी कहीं भी मिला सकते हो, पूरा 100% कंटेंट कवर है, सब कुछ। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कब रेलेवेंट होती हैं यूज़र के लिए, कब रेलेवेंट होती हैं ऑडिटर के लिए। सर्विसेज आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफ दीज सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कब इवैल्यूएट करना चाहेगा, जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि भैया वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है क्या नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रही है क्या नहीं। अगर वो सर्विस इनमें से किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर रही होगी, फॉर एग्जाम्पल देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है। सपोज करो कि तुम गए एक मार्ट में, डी मार्ट में, सुपर मार्ट में सामान खरीदने, तुमने सामान खरीदा, तुम काउंटर पे गए, उसने स्कैन किया, टू बजा, बिल बन गया तुम्हारा कि भैया तुमने ये सामान लिया है, और तुम अपने घर आ गए पैसे देके। क्या हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हुई,
एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उसने कैप्चर किया कि तुमने क्या सामान लिया है, फिर सिस्टम के अंदर उसकी जनरल एंट्री हुई होगी, फिर वो लेजर में गया होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने होंगे, और फिर वो एंट्री फाइनली सेल्स में P&L में चली गई, यही हुआ होगा। और ये सब किसने किया? एक IT सिस्टम ने किया। क्या? इनिशिएट भी करी तुम्हारी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड भी करी और उसको प्रोसेस भी करा सही तरीके से। यही सिस्टम होता है कि तुम एक डीमार्ट में गए कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने कैप्चर किया, जनरल एंट्री बनी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने होंगे, उससे P&L में गई होगी, और ये सारा काम इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस कौन कर रहा है? एक IT सिस्टम कर रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ अफेक्ट हो रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज इनमें से किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर रही है, तो वो यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रेलेवेंट है, वो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस को अफेक्ट करता हुआ माना जाएगा। यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी? अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी सर्विस अफेक्ट कर रही है P&L की आइटम को, जो कि सिग्निफिकेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अफेक्ट कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी? जो इनिशिएट रिकॉर्डर प्रोसेस करती है ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रही है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि कैप्चर करता है इवेंट्स को, उसको अफेक्ट कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है, या फिर कंट्रोल्स सराउंडिंग जनरल एंट्रीज को अफेक्ट कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, तो हम माने कि वो रेलिवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस के लिए। बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजर ऑडिटर, मेन एंटिटी के ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अंडरस्टैंडिंग ले कि भैया कितनी सिग्निफिकेंट है वो सर्विसेज, और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। अब देखो, दो तरह की रिपोर्ट होती है। ऑडिटर बोलता है सर्विस ऑडिटर से, मेन ऑडिटर यूजर एंटिटी का ऑडिटर बोलता है सर्विस ऑडिटर से कि भाई तू एक रिपोर्ट दे, अश्योरेंस दे। तो सबसे पहले तो टाइप 1 रिपोर्ट होती है, टाइप 2 रिपोर्ट होती है। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है? मैनेजमेंट जो होती है ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक रिपोर्ट बनाती है और वो उसमें बताती है सारी चीज़ें कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या फलाना सिस्टम लगा रखा है, उसके क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं, और रिलेटेड कंट्रोल्स उन्होंने क्या डिज़ाइन कर रखे हैं एक स्पेसिफाइड डेट पे। इसको हाईलाइट कर लेना, एक स्पेसिफाइड डेट पे, एक फलानी डेट का वो रिपोर्ट बना के रखते हैं कि भैया हमारे यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या रिलेटेड कंट्रोल्स उन्होंने डिज़ाइन कर रखे हैं। फिर सर्विस ऑडिटर जो है वो भी एक रिपोर्ट बना के देता है, एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है अपनी रिपोर्ट में। किस किस चीज़ के बारे में? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के बारे में कि वो सही है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बारे में कि क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं, रिलेटेड कंट्रोल्स क्या सही से ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। मैनेजमेंट एक डिस्क्रिप्शन तैयार करके देती है कि भैया हमारे यहाँ ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, ये सिस्टम चल रहा है और ये रिलेटेड कंट्रोल है, और इन्हीं सब के बारे में एक रीजनेबल अश्योरेंस दे देता है सर्विस ऑडिटर। ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर। बात ये है कि वो इसमें सिर्फ ये बताता है कि भैया सब बढ़िया चल रहा है। जैसे रोहित शर्मा बोलते हैं ना इंटरव्यू में कि हम वहाँ गए, हमने वो किया और सब बढ़िया था, है ना। इसने ये तो बताया ही नहीं कि इसने कौन से प्रोसीजर लगाए, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इसने कौन से करे, क्या कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर भी रहे थे कि नहीं। तो इसने बस ये बता दिया कि हाँ भैया सब बढ़िया। ये होती है टाइप 1 रिपोर्ट कि हम वहाँ गए, हमने ये वो चेक किया और सब बढ़िया। अब वहाँ कहाँ गए, वो क्या किया, कुछ नहीं, हम वहाँ गए, हमने वो किया और वो सब बढ़िया था। ये है रोहित शर्मा वाली रिपोर्ट। एक होती है टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल होती है। इसमें टाइप 1 रिपोर्ट तो पूरी होती ही है। ये देखो, ये टाइप 1 रिपोर्ट है पूरी, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड कंट्रोल। इसमें एक फ़र्क है, थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड भी होती है, यानी कि एक पूरे पीरियड के लिए भी वो बता देते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड डेट के लिए तो बताते ही हैं, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में भी बताते थे कि भैया इस पीरियड में कितने इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे हमारे बनाए हुए कंट्रोल्स। और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है कि भैया टाइप 1 में वो सब कुछ बता ही रहा था, अपनी रीजनेबल अश्योरेंस दे ही रहा था। किस किस चीज़ के बारे में? सिस्टम के बारे में, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बारे में, रिलेटेड कंट्रोल के बारे में। अब यहाँ पर वो एक चीज़ के बारे में और बताता है कि भैया जो डिज़ाइन है कंट्रोल्स का वो सूटेबल है भी या नहीं है, प्लस में उसने कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे, सर्विस ऑडिटर ने कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे, जिसके बेसिस पे वो ये रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है कि भैया सब बढ़िया।
बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल गौतम गंभीर वाली रिपोर्ट है कि उसमें वो पूरा डिटेल में बताते हैं कि भैया एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। फुल रिस्पेक्ट टू माही भाई, मैं वो नहीं कहना चाहता जो तुम समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रोहित शर्मा वाली रिपोर्ट नहीं है कि हम वहाँ गए, हमने वो किया और सब बढ़िया था। इसमें पूरी एक एक बात वो डिटेल में बताएगा। तुम अगर चाहो तो यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो, ये मैंने तुम्हारे लिए इसलिए जोड़ा कि हम वहाँ गए, हमने वो किया और सब बढ़िया था, ताकि तुम्हें याद रहे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा आई बिलीव, है ना? सुनो सुनो, वीडियो पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है ऑडिट पढ़ने में, अच्छी लग रही है कहानी, तो यार एक तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट मेरे को कर देना प्लीज़। मुझे बहुत ही मज़ा आता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में, और फिर मैं बोर हो जाता हूँ जब मेरे को नए कमेंट्स नहीं मिलते ना, तो कमेंट कर देना, मेरे को देखना है तुम्हारा कमेंट, ठीक है? और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या कमेंट करना, तो कुछ भी कर दो, इमोजी ही डाल दो, दांत फाड़ने वाले, लाल दिल, पीला दिल, नीला दिल, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, लेकिन कमेंट कर देना, ठीक है? चलो देखते हैं आगे कि टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है, टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है। टाइप 1 रिपोर्ट में मैनेजमेंट बताती है कि हमने क्या सिस्टम लगा रखे हैं, क्या उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है और क्या हमने रिलेटेड कंट्रोल्स लगा रखे हैं, और सर्विस ऑडिटर उन पे एक रीजनेबल एश्योरेंस दे देता है कि मैनेजमेंट ने ये सिस्टम लगा रखा है तो उस पर मेरी क्या ओपिनियन है, उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं उस पर मेरी क्या ओपिनियन है, और रिलेटेड कंट्रोल पे मेरी क्या ओपिनियन है, ठीक है? टाइप 2 रिपोर्ट में दो चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं कि मैनेजमेंट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में बात करती है कि पूरे साल हमारे जो कंट्रोल्स थे हमारे हिसाब से इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे क्या नहीं। प्लस में टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर ये भी बताता है कि भैया हमने ये फलाने फलाने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए। बात समझ में आई? अब देखो, ऑडिटर लेगा अंडरस्टैंडिंग सर्विसेज की, ऑडिटर लेगा अंडरस्टैंडिंग सर्विसेज की, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कि भैया वो सर्विसेज जो है वो कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी मटेरियल है यूजर एंटिटी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट चाहेगा, बहुत ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करना चाहेगा, है ना? डिग्री ऑफ इंटरैक्शन कितना होता है, फॉर एग्जांपल यूजर एंटिटी जो है वो क्या ऑथोराइज करती है ट्रांजैक्शन को, ऑथोराइज करती है ट्रांजैक्शन को, और फिर सर्विस एंटिटी रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन को। अगर करती है तो यानी कि डिग्री ऑफ इंटरैक्शन इनका हाई है, ठीक है? और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स क्या है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। क्या क्या? सिग्निफिकेंस कितना उन सर्विस का, कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी मटेरियल है, कितना डिग्री ऑफ इंटरैक्शन है, प्लस में रिलेशनशिप कैसी है और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स क्या है। और क्या समझेगा वो? इंटरनल कंट्रोल समझेगा यूजर एंटिटी के, जो भी रेलिवेंट है यूजर एंटिटी के लिए वो सब इंटरनल कंट्रोल समझेगा। अब देखो एक बात बताओ, ऐसे ही बता दो, छोड़ो दूसरे पेज पे नहीं जाते। आपने दिया सर्विस एंटिटी को भैया मेरे अकाउंट बना दे, ठीक है? उसने अकाउंट्स बना के दिए, उसने अपने नाम पे फीस चढ़ा दी 2 करोड़, बात हुई थी 20 लाख में, उसने 2 करोड़ चढ़ा दी। अब आप अगर अकाउंट्स उसके चेक नहीं करोगे तो आपके यहाँ से तो 2 करोड़ की पेमेंट चली जाएगी। वो तो बाद में बोल देगा एक बारी कि हाँ भैया गलती से मिस्टेक हो गया, पकड़ में आ गया, तो अगर नहीं आया तो नहीं आया, फिर उसको 2 करोड़ मिल गए। तो यूजर एंटिटी, मेन एंटिटी जिसने अपना काम आउटसोर्स किया है, वो इस डेटा को चेक तो करेगी ना फाइनल करने से पहले, तो उसने कुछ इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे कि भैया डेटा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ना हो, तो उस इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है, उसको भी ऑडिटर समझे, ठीक है? द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन कि क्या उसको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल गई है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसे लगता है कि उसे सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, तो वो क्या करेगा? टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट लेगा। अगर उसको नहीं मिलती है तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करके पूछेगा। अगर उसका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं तो फिर वहाँ पर खुद से जाएगा। अगर खुद नहीं जा पा रहा है तो किसी और को भेजेगा। बात समझ में आई? लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेगा। अब आती है यूजिंग द टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। किस तरह से यूज़ कर सकता है? 2 तरह से, या तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए या फिर एज एन ऑडिट एविडेंस। जब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए इन रिपोर्ट्स का यूज़ करेगा, समझने के लिए इन रिपोर्ट्स का यूज़ करेगा, तो वो 2 चीज़ें और देखेगा कि भैया क्या जो सर्विस ऑडिटर है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, क्या वो इंडिपेंडेंट है। किन केसेस में देखेगा? जब वो ICAI का मेंबर नहीं होगा। अगर CA है तो आप मान के चलोगे कि भैया वो कॉम्पिटेंट भी है और वो इंडिपेंडेंट भी है। ऐसा नहीं कि भाई तू तो 4 अटेम्प्ट वाला CA है, नहीं भाई, वो CA है। बात समझ में आई? प्लस में क्या उसने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्ट इश्यू करी है, वो ये भी देखेगा। अगर एविडेंस के लिए कंसीडर कर रहा है टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट को, तो वो क्या करेगा?
पूरा डिस्क्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग लेगा, डिजाइन ऑफ कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एक डेट पे या फिर एक पीरियड के लिए, है ना। यही फर्क था ना टाइप 1 टाइप 2 में। टाइप 2 में पीरियड के लिए आ जाती है, टाइप 1 में एक स्पेसिफाइड डेट के लिए होती है। देखेगा कि क्या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल पा रहा है उसको उस रिपोर्ट से, और जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, यानी कि मेरी एंटिटी ने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वहां से जो भी डेटा आएगा उसको चेक करने के लिए, उसको ठीक है क्या नहीं देखने के लिए, क्या वो रेलिवेंट है, अगर है तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग देगा। बात समझ में आई? दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए या फिर एज एन ऑडिट एविडेंस। जब अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज करेगा तो वो देखेगा कि सर्विस ऑडिटर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं, प्लस में इंडिपेंडेंट है या नहीं, और उसने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए या नहीं। एविडेंस के लिए जब वो यूज करेगा तो वो देखेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल फॉर अ पीरियड, क्या उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है, प्लस में वो देखेगा कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, अगर वो रेलिवेंट है तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर इसने वही बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल क्या होते हैं, जो यूजर एंटिटी लगाती है कंट्रोल्स। ठीक है, अब जो भी उसने रिस्क असेस किए 330 के हिसाब से उसका रिस्पोंड करेगा। देखो, डिटरमाइन कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस उसको मिल गया है एंटिटी में जो भी रिकॉर्ड्स पड़े थे उनसे, अगर नहीं मिला है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेने के लिए, या फिर दूसरे ऑडिटर को यूज करेगा वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑन यूजर ऑडिटर्स बिहाफ। फिर है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो अब ये वही वाली बातें आ गई सारी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहां पर था? टाइप 2 रिपोर्ट में मैनेजमेंट बताती थी कि भैया ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी रही, और ऑडिटर बताता कि भैया मैंने ये फलाने फलाने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए। व्हेन द यूजर ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट इंक्लूड कि जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, तो यूजर ऑडिटर को उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में एविडेंस लेना होगा। उसके लिए वो क्या करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन से एविडेंस में, कौन से रिपोर्ट में होता था? टाइप 2 रिपोर्ट में। वो अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखेगा, परफॉर्म करेगा, या फिर अदर ऑडिटर को भेजेगा। देखो, या तो वो टाइप 2 रिपोर्ट ले लेगा, या फिर वो अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेगा, या फिर वो दूसरे ऑडिटर को भेजेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने के लिए। सही है, यही 3 चीजें कर सकता है यूजिंग अ टाइप 2 रिपोर्ट। अब अगर उसने डिसाइड किया कि भैया वो टाइप 2 रिपोर्ट यूज करना चाहता है एज एन एविडेंस, तो अब वो क्या देखेगा कि वेदर द सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, जो सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट है, क्या उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस दे पा रही है अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, उसके लिए वो क्या क्या इवैल्यूएट करेगा? 4 चीजें इवैल्यूएट करेगा। सबसे पहले तो जो भी डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट ने दिया होगा, ये देखो ये रहा, इवैल्यूएट द डिजाइन अरे नहीं, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4 चीजें इवैल्यूएट करेगा। देखो क्या होता था टाइप 2 रिपोर्ट में, सबसे पहले मैनेजमेंट एक डिस्क्रिप्शन देती थी और ऑडिटर बताता था कि उसने कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे। फिर यहाँ से डेटा आता है तो ये देखेगा कि यूजर एंटिटी में कौन से कंट्रोल्स लगा रखे हैं, क्या वो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, एंटिटी यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, कि आपने चेक कब किया था और कितना टाइम गुजर चुका है। ये सारी चीज़ें वो समझेगा कि आपने चेक किया हो 10 साल पहले कि हाँ हमारे कंट्रोल सही थे, ऐसा नहीं, कितना टाइम गुजर चुका है कि हाँ 6 महीने पहले चेक किया था, साल भर पहले ही चेक किया था, तो हाँ हम रिलाई कर सकते हैं उस चीज़ पे, है ना। 4 चीज़ें, ये है ए पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। ठीक है, इसको एक बारी प्लीज़ लिख लेना। 4 चीज़ें वो देखेगा जब वो एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ करेगा। मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स फॉर अ पीरियड, ऑडिटर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो भी उसने परफॉर्म किए, क्या वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उन असर्शंस के लिए रेलिवेंट थे भी क्या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एंड लास्ट में एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टाइम इलैप्स्ड, कि भैया जब से वो कंट्रोल्स आपने टेस्ट किए थे तब से कितना टाइम गुजर चुका है। ठीक है, लास्ट में फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड अनकरेक्टिंग मिसस्टेटमेंट इन रिलेशन टू एक्टिविटीज एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर ऑडिटर, मेन एंटिटी का ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, मेन एंटिटी से, यूजर एंटिटी से, कि भैया क्या आपको पता है कि वहां पर कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपको रिपोर्ट किया हो या आपको वैसे ही पता हो। ठीक है,
अगर है तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि इस तरह के मैटर्स का उसके नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर लास्ट में रिपोर्टिंग, उसने सामने वाले को भेजा, यूजर ऑडिटर को भेजा या फिर खुद परफॉर्म किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसने एक ओपिनियन बना ली, उसने एविडेंस ले लिया, और लास्ट में वो रिपोर्ट करेगा। वो अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा एस 705 के हिसाब से अगर उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। जब वो अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करेगा तो वो रेफर नहीं करेगा यूजर एंटिटी के सर्विस ऑडिटर के काम को, ठीक है। यूजर ऑडिटर शैल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर इन द यूजर ऑडिटर रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमोडिफाइड ओपिनियन अनलेस रिपोर्टेड बाय लॉ। जब वो क्लीन ओपिनियन देगा यूजर एंटिटी का ऑडिटर, मैं बोल रहा हूं कि भैया यूजर एंटिटी सब कुछ सही कर रही है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सर्विस ऑडिटर का काम यूज किया था, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि हाँ उसकी ओपिनियन है या फिर उस पर डिपेंडेंसी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की थी, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी जवाबदेही नहीं है मेरी एंटिटी के शेयर होल्डर्स को। तो जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भैया अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो मैं उसके काम को रेफर नहीं करूँगा। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है सच रेफरेंस तो मैं रेफर कर दूंगा, लेकिन मैं ये भी लिखूंगा कि भैया इस रेफरेंस से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। इफ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर इज रेलिवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर मैंने मॉडिफाई करा है, क्यों करा है मॉडिफाई, क्योंकि मेरे को उसके रिपोर्ट में ऐसा कुछ मिला था कि भैया इसकी वजह से मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि भैया मेरे को इसके रिपोर्ट में मिला था क्योंकि यूजर के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बता सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं ये इंडिकेट करूंगा कि भैया मेरी जिम्मेदारी कम नहीं हो रही है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी ओपिनियन की। बात समझ में आई? सब समझ में आ गया? 402 क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि भैया कैसे डिटरमाइन करेगा कि यूज़र एंटिटी कि कौन सी चीज़ें मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रही है क्या नहीं, यूज़र एंटिटी की सर्विसेज मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रही है क्या नहीं। अगर ये सब को अफेक्ट कर रही होगी तो हम मानेंगे कि हाँ कर रही है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। फिर हमने पढ़ा कि वो अंडरस्टैंडिंग देगा कि सिग्निफिकेंट कितनी है, मटेरियल कितनी है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना और रिलेशनशिप कैसी है ना। फिर हमने पढ़ा कि उसको एज एन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है और एज एन ऑडिट एविडेंस भी यूज़ करता है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को। फिर वो देखेगा क्या उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल रहा है, यूजर एंटिटी के पास जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं उससे नहीं मिल रहा, तो फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे या तो फर्दर प्रोसीजर खुद लगाएगा या दूसरे ऑडिटर को भेजेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की जब बात आएगी तो टाइप 2 रिपोर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा या फिर खुद जाके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। टाइप 2 रिपोर्ट में 3-4 चीज़ें देखेगा कि मैनेजमेंट ने क्या चीज़ बताई थी, कंट्रोल्स कौन से उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे, यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स क्या हमने चेक कर रखे और चेक करे थे तो कब चेक करे थे, है ना। अरे सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। क्या है व्हाट्सएप नंबर? 9817664456। एक मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं तुम्हें उसमें ऐड कर लूँगा। जितने भी बच्चे डाउट पूछते हैं तुम उनके साथ मिलके डाउट पूछ भी सकते हो, उनके डाउट सोल्व कर भी सकते हो। सही, चलो लास्ट में फिर वो रिपोर्ट कर देगा, और अगर वो क्लीन ओपिनियन दे रहा है तो सामने वाले ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं देगा। अगर रेफरेंस रिक्वायर्ड है तो वो लिखेगा कि भैया मेरी जिम्मेदारी कम नहीं होती, मेरी पूरी जिम्मेदारी है। अगर मॉडिफिकेशन दे रहा है और रेफरेंस दे रहा है तो भी वो ये बात बताएगा कि भैया मेरी जिम्मेदारी कम नहीं होती, सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। इसी के साथ खत्म होता है आपका एस्से 402।